अधिराज जी न्यूज में पूरी तरह डूबे हुए थे, लेकिन अचानक उनका ध्यान पीछे खड़ी सिया पर चला गया। उसे देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। सिया बेटा, तुम कब आई? उन्होंने प्यार से कहा। आओ, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है न। जैसे ही सिया ने पापा की आवाज़ सुनी, उसने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए और चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस पापा, अभी अभी तैयार होकर नीचे आ ही रही थी। उसकी बात सुनकर अधिराज जी फिर से मुस्कुराए और हाथ से उसे अपने पास बुलाया। जैसे ही सिया उनके पास पहुंची, उन्होंने उसे ध्यान से देखा और फिर नरमी से बोले, क्या बात है बेटा, तुम्हारा फेस इतना डल क्यों लग रहा है? कुछ तो है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही है न? सिया ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे से बोली, कुछ नहीं पापा, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। इस पर अधिराज जी ने भी सिर हिलाया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें खुद को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। उनकी बात पर सिया ने बस चुपचाप हामी भर दी। तभी अधिराज जी ने अचानक टॉपिक चेंज करते हुए थोड़े नाराज लहजे में कहा, और ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी माँ और मेरी नातिन इंडिया आ चुकी हैं। अधिराज जी की बात सुनते ही सिया हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और हल्की सी आवाज में बोली, लेकिन पापा, आपको ये कैसे पता चला? उसने बस इतना ही कहा था कि तभी पीछे से एक चहकती हुई आवाज आई। और किसने बताया होगा, मेरे अलावा? सिया ने फौरन पलटकर पीछे देखा तो वहां शिवानी थी, धीरे धीरे चलते हुए ठीक उनकी तरफ आ रही थी। वो सीधा उनके सामने आए और फिर स्माइल के साथ दोनों को विश किया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सिया दी। फिर वो दोनों के पास बैठते हुए सिया की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, आप तो पापा को बताने वाली थी नहीं, इसलिए मैंने ही बता दिया कि मॉम और हमारी प्रिंसेस इंडिया आ गई हैं। उसकी बात पर सिया हल्का सा भौहें चढ़ाकर उसे घूरने लगी, जैसे नाराज हो गई हो। सिया की वो नज़र देखकर शिवानी ने तुरंत अधिराज जी की तरफ देखा और थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोली, देखो ना पापा, दीदी मुझे कैसे घूर रही हैं, जैसे अभी सूली पर चढ़ा देंगी। अधिराज जी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए और सिया से बोले, बेटा, अब इसे डराना बंद करो, वैसे भी इसने कुछ गलत नहीं किया, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम मुझे बताने वाली थी कि तुम्हारी मॉम और मेरी ग्रैंडडॉटर इंडिया आई हैं। उनके आखिरी शब्दों में हल्की सी नाराजगी छिपी थी, जो सिया साफ महसूस कर पाई। उसने तुरंत सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी पापा, मैं बताने वाली थी, बस काम की टेंशन में भूल गई। अधिराज जी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, अब ये बताओ मेरी नातिन को लेकर कब आ रही हो फिर? उनकी आवाज़ में उस पल की एक्साइटमेंट बिल्कुल साफ थी। इसे महसूस करते हुए सिया ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, शाम को, जब ऑफिस से वापस आऊंगी तो अधीरा को यहीं ले आऊंगी। सिया की बात सुनकर अधिराज जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक ही उनके चेहरे की रोशनी फीकी पड़ने लगी और उस जगह उदासी ने ले ली। बहुत धीमे से उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी मॉम भी? वो इससे आगे कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सिया ने उनके अधूरे सवाल को पूरा समझ लिया। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए साफ कर दिया, नहीं पापा, मॉम आपसे मिलना नहीं चाहती। उसका जवाब सुनते ही अधिराज जी के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर खुद को संभालने की कोशिश करने लगे, जैसे कोई अंदर से टूटने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाहर से खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की जिद कर रहा हो। वहीं सिया और शिवानी भी ये समझ चुकी थी कि पापा इस वक्त अपनी फीलिंग्स को कैसे अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी पापा अपनी माँ से आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बन गए थे कि 7 साल पहले उन्हें वो रिश्ता तोड़ना पड़ा। एक ऐसा डिवोर्स जिसे किसी ने चाहा नहीं था, लेकिन देना पड़ा। दूसरी तरफ निकिता जी भी अधिराज जी से कहीं न कहीं बेइंतहा प्यार करती थीं, लेकिन अधिराज जी की एक गलती ने उनके रिश्ते की बुनियाद ही हिला दी थी। उसी एक पल में सब कुछ टूट गया और मजबूरी में निकिता जी को उन्हें डिवोर्स देकर उनसे दूर जाना पड़ा। उस वक्त सिया सिर्फ 18 साल की थी और लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। जब उसे ये पता चला कि उसके मॉम डैड अब साथ नहीं हैं, तो ये खबर उसके लिए किसी इमोशनल कोलैप्स से कम नहीं थी। उसने तुरंत अपनी मॉम को कॉल किया था और सवाल किया, मॉम, आपने पापा को डिवोर्स क्यों दिया? लेकिन निकिता जी ने बस इतना ही कहा था, इसका जवाब तुम्हारे डैड ही देंगे। और इतना कहने के बाद
कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। उस दिन के बाद से सिया की अपनी मॉम से बातचीत धीरे धीरे कम होती गई और आज तक उसके दिल में यही बैठा था कि उसकी मॉम ही पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी सोच ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे इतना दूर कर दिया कि अब उसमें पहले जैसा प्यार, पहले जैसा वार्मथ रह ही नहीं गया। अधिराज जी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे अपने अतीत की यादों में कहीं खो से गए थे। उन्हीं धुंधली यादों में डूबे हुए उनके होठों से बेहद धीमी आवाज में कुछ शब्द निकले। मुझे माफ कर देना निकिता, मेरी वजह से ही आज वह लोग दुनिया में नहीं हैं। ये शब्द उन्होंने बेहद हल्के से कहे थे, लेकिन उनकी आंखों में छलकते आंसुओं ने उस दर्द को साफ बयां कर दिया जो वो इतने सालों से दिल में दबाए बैठे थे। कहीं ना कहीं वो खुद भी जानते थे, उसी एक गलती की वजह से आज तक निकिता जी का दिल उनसे टूटा हुआ है। डाइनिंग टेबल का माहौल अब अचानक से बहुत अजीब और भारी हो गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबने चुपचाप जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर कुछ ही देर बाद सिया चेतना के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन ऑफिस के रास्ते में भी उसका दिमाग उसी सुबह की न्यूज़ हेडलाइन में उलझा हुआ था। अरुण राज की वो चौंकाने वाली खबर जो उसे अब तक अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देव और जय एक वीआईपी वार्ड के बाहर खड़े थे। उनकी निगाहें लगातार उस बड़ी सी कांच की खिड़की से अंदर झांक रही थी जहां रघुवीर बेहोश हालत में लेटे हुए था। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर अग्रवाल बाहर आए। जय ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चिंतित लहजे में कहा, डॉक्टर अग्रवाल। बॉस। उससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा करता, डॉक्टर ने उसकी बात समझते हुए सीधा जवाब दे दिया, मिस्टर जय, मिस्टर आरवी फिलहाल स्टेबल हैं, लेकिन आपको और मिस्टर देव को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उन्हें कुछ दिन का कंप्लीट रेस्ट मिले, वरना दोबारा ट्रॉमा अटैक आने का खतरा बना रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर देव और जय ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर दोनों ने खिड़की से अंदर झांककर बिस्तर पर लेटे रघुवीर की ओर देखा, जिनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उनका मन अब भी किसी तूफान से जूझ रहा है। कल जब जय और रघुवीर अरुण राज को खत्म कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक रघुवीर को एक और ट्रॉमा अटैक आया और इस बार उन्होंने जय पर ही अटैक कर दिया था। जय ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और किसी तरह रघुवीर को हॉस्पिटल ले आया। तब से अब तक डॉक्टर अग्रवाल ही उनकी मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन को मॉनिटर कर रहे थे। बिस्तर के पास खड़े होकर जय ने गहरी सांस लेते हुए रघुवीर की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, पता नहीं बॉस कब अपने उस दर्दनाक अतीत से बाहर आ पाएंगे। ये कहते हुए जय की आंखों में रघुवीर के लिए एक गहरा दर्द साफ झलक रहा था। जहां एक तरफ जय और देव रघुवीर की हालत देखकर परेशान खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ रघुवीर ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया, एक आलीशान घर के बीचों बीच। ये घर हूबहू वैसा ही था जैसा उसका बचपन का घर था। दीवारों पर टंगी वही रॉयल पेंटिंग्स, पुरानी लकड़ी की फर्नीचर और हर कोना किसी बीते हुए पल की गवाही दे रहा था। रघुवीर हैरानी से चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी एक तेज दर्दनाक चीख उसके कानों में पड़ी। आह बचाओ! ये आवाज जैसे ही उसके कानों तक पहुंची, उसका चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ गया। वो बुरी तरह कांप उठा और बेसाख्ता चिल्लाया, माँ! बिना एक पल गनवाए रघुवीर उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से वो चीख आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखों में डर तैर रहा था। जैसे ही वो हॉल के पास पहुंचा, सामने का सीन देखकर उसकी रूह कांप गई। 4 नकाबपोश लोग उसकी मां को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे थे। नीचे की ओर वो बस देखता रह गया, उसकी चीख गले में ही अटक गई और उस एक पल में उसका पूरा अतीत फिर से उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया। रघुवीर ने एक तेज चीख के साथ अपनी मां का नाम पुकारा और पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन ठीक उसी पल किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। वो जोर जोर से छटपटाने लगा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन जितना ज्यादा वो छूटने की कोशिश करता, उतनी ही ज्यादा वो पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। और तभी उसके कानों में एक खौफनाक दरिंदगी से भरी आवाज गूंजी, कोशिश मत कर लड़के, तू कुछ भी कर ले, खुद को इस पकड़ से छुड़ा नहीं पाएगा। आज तेरे बाप की गलती का हिसाब तेरा पूरा परिवार चुकाएगा। वो आवाज इतनी जहरीली थी कि रघुवीर का दिल कांप उठा। फिर उसी आदमी की हैवानियत भरी हंसी गूंजी, एचे हे चे हे चे हे चे। अगले ही पल उस दरिंदे ने रघुवीर के बाल पकड़कर उसका सिर पूरी ताकत से सामने की दीवार में दे मारा। धड़ाम! सिर दीवार से टकराते ही रघुवीर के माथे से तेज धार में खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और फिर वो काला अंधेरा धीरे धीरे सब निगलने लगा।
कुछ देर बाद जब रघुवीर की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पत्थर के पिलर से बंधा हुआ पाया। उसके हाथ और पैर रस्सियों से इतनी मजबूती से जकड़े गए थे कि जरा भी हिलना मुश्किल था। उसकी आंखें जैसे ही सामने गईं, उसकी रूह कांप उठी। जमीन पर उसके पापा श्रीकांत लहूलुहान हालत में पड़े थे और उनके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में नफरत की आग थी और हाथों में एक धारदार खंजर चमक रहा था। उस आदमी ने खंजर को धीरे धीरे श्रीकांत के पेट पर फिराते हुए बेहद दरिंदगी भरी आवाज में कहा, क्यों बे श्रीकांत, तुझे साफ मना किया था ना, कोर्ट में मत आना, लेकिन तू तो बड़ा ईमानदार निकला, चला आया मेरे खिलाफ, अब इसका अंजाम भी भुगत। और इतना कहकर उसने वो खंजर पूरी ताकत से श्रीकांत के पेट में घुसा दिया। छपाक, खंजर लगते ही श्रीकांत के मुंह से एक भयानक चीख निकली। आह! उनके पेट से खून ऐसे फव्वारे की तरह बहने लगा जैसे जिंदगी तेजी से उनका साथ छोड़ रही हो। ये सब देखकर रघुवीर बुरी तरह चीख पड़ा। पापा! उसने खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी टाइट थीं कि उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। उसकी ये तड़प देखकर वो दरिंदा उसकी तरफ मुड़ा और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, क्या लगा तुझे, तू अपने बाप को बचा पाएगा? इतना कहकर वो दरिंदा जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी हैवान से कम नहीं थी। फिर हंसते हंसते उसने रघुवीर की तरफ झुकते हुए कहा, पहले खुद को तो छुड़ा ले लड़के, फिर जाकर किसी और को बचाने की सोचना। वो फिर से शैतानी अंदाज में हंस पड़ा। इसके बाद उसने अपनी क्रूर नजरें जमीन पर पड़े श्रीकांत की ओर मोड़ी और धीमे लेकिन जहर से भरे शब्दों में कहा, मैंने पहले ही बोला था ना, तेरा एक फैसला तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता है। वो रुककर सांस भरा, फिर बहुत सर्द आवाज में बोला, अब देख कैसे मैं तेरी ही आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को एक एक करके खत्म करता हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से में जोर से चिल्लाया, लेकर आओ इसकी बीवी को। उसका हुक्म मिलते ही 4 लोग एक औरत को घसीटते हुए अंदर लाए। वो कोई और नहीं बल्कि रघुवीर की मां अवंतिका थी। अवंतिका के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उनके जिस्म से ताज़ा खून रिस रहा था। उनका चेहरा दर्द, डर और बेबसी से भरा हुआ था। उन दरिंदों ने उन्हें घसीटते हुए सीधा उस हैवान के सामने लाकर पटक दिया। उन्हें अपने पैरों में पड़ा देखकर वो आदमी दोबारा श्रीकांत की तरफ मुड़ा और क्रूर मुस्कान के साथ बोला, बहुत शौक था ना तुझे रेप केस में इंसाफ सुनाने का? फिर उसकी आंखों में नफरत और घमंड का जहर भरते हुए बोला, अब देख कैसे तेरा एक फैसला तेरे पूरे परिवार को नरक में धकेल रहा है। इतना कहकर उस दरिंदे ने श्रीकांत के जख्मी शरीर पर एक जोरदार लात मारी और गुस्से से चिल्लाया, बांध दो इसे, आज मैं इसकी आंखों के सामने ही इसकी बीवी की इज्जत तार तार कर दूंगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए कुछ मीठा खाए। उसकी आवाज में वो हवस थी जो किसी हैवान में ही हो सकती है। फिर उसने अपनी गंदी नजर अवंतिका पर डाली, जैसे वो कोई इंसान नहीं एक शिकार हो। और इसकी बीवी तो माँ कसम एकदम गजब है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और लार सी बहती आवाज में बोला, कोई नहीं कहेगा कि ये बच्चों की माँ है। 16 की लगे है 16 की। ये सुनते ही रघुवीर के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वो पूरी ताकत से चिल्लाया, कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ दे मेरी माँ को, वरना तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। रघुवीर की चीख उस अंधेरे कमरे को हिला रही थी, लेकिन उस दरिंदे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें दहशत, पागलपन और जहर था। तू मुझे मारेगा? उसने हंसते हंसते रघुवीर की तरफ झुकते हुए कहा। फिर अचानक ही उसका चेहरा डरावना हो गया, आंखों में वहशत, आवाज में शैतानी गूंज। तेरे बाप में इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरा एक बाल भी उखाड़ सके। उसने जहर उगलते हुए कहा, और तू जैसे चूजे मुझे मारने की धमकी देगा। उसका चेहरा अब शैतान जैसा हो चुका था और अपनी बात पूरी करते ही उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाए और पूरी ताकत से रघुवीर के सिर पर दे मारी। धड़ाम! रॉड लगते ही रघुवीर के सिर से तेज खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और अंधेरा धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। लेकिन अपनी बंद होती आंखों से भी वो एक एक चीख साफ सुन पा रहा था, अपनी माँ की दर्द भरी चीखें और उस दरिंदे की वहशी हंसी। कहाँ बचकर भागेगी, आज तो तुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। उस आवाज ने जैसे रघुवीर के अंदर किसी न खत्म होने वाले डर को जिंदा कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं कि तभी किसी ने उसके ऊपर जोर से ठंडे पानी की एक बाल्टी फेंकी। छपाक! पानी पड़ते ही उसकी आंखें एकदम से खुल गईं और जैसे ही उसने सामने देखा उसकी रूह तक कांप गई।
उसकी माँ अवंतिका बिना कपड़ों की जमीन पर पड़ी थी और वो दरिंदा हैवानियत की हदें पार करता हुआ उसे नोच रहा था। ये नज़ारा इतना भयानक था कि रघुवीर ने चीखते हुए जोर से चिल्ला दिया, नू। वो पागलों की तरह छटपटाने लगा, खुद को उस पिल से आज़ाद करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। रस्सियों से रगड़ खाते हुए उसकी दोनों कलाइयाँ बुरी तरह छिल चुकी थीं और उनसे लगातार खून बह रहा था। लेकिन वो रुका नहीं। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसका दिल तड़प रहा था। वो टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दहाड़ मारकर रो पड़ा। एक ऐसी दहाड़ जिसमें दर्द, गुस्सा, लाचारगी और बेबसी सब कुछ था। लेकिन रघुवीर की चीखें, उसकी पुकार, वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसके आसपास सिर्फ दरिंदगी का शोर था और अंधेरे में डूबी हुई क्रूरता। कुछ देर बाद जब वो दरिंदा अपनी हवस मिटाकर उसकी मां के शरीर से अलग हुआ, तो उसके पीछे पीछे उसके बाकी साथी भी एक एक करके हैवानियत की हर हद को पार करते गए। रघुवीर तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती रही। और जब वो सब उसकी मां से दूर हुए, तब जमीन पर पड़ी अवंतिका का चेहरा एकदम शांत था। उनकी खुली हुई आंखें शून्य में देख रही थीं और होठों के किनारों से ताज़ा खून बह रहा था। वो अब सांस नहीं ले रही थी। तभी वो दरिंदा अपने कपड़े पहनते हुए ठहाका लगाते हुए बोला, अरे श्रीकांत, तेरी बीवी तो बड़ी ही कमजोर निकली रे साली, हम सबको झेल भी नहीं पाए और मर गई। और इतना कहकर वो हैवान शैतानों जैसी हंसी हंसने लगा। एचे हे चे हे चे हे चे। रघुवीर के लिए जैसे वक्त थम गया था। उसने जैसे ही सुना कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर जैसे सुन्न हो गए थे, सांसें बंद, शरीर अकड़ा हुआ और आंखों में सिर्फ खालीपन। उसका पूरा वजूद जैसे उसी पल टूटकर बिखर चुका था। उधर वो दरिंदा अब धीरे धीरे श्रीकांत के पास बढ़ा और जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से वही खंजर निकाला और सीधा श्रीकांत की गर्दन पर चला दिया। छपाक, खून की धार निकली और अगले ही सेकंड में श्रीकांत की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब देखकर रघुवीर की रग रग चीख उठी। उसने जोर से चिल्ला दिया, मॉम, डैड, नहीं। उसकी चीख में वो सब कुछ था जो किसी बच्चे के अंदर से निकल सकता है जब वो अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देखे। रघुवीर की तेज चीख सुनते ही बाहर खड़े देव और जय एकदम घबरा गए। वो तुरंत भागते हुए वार्ड के अंदर आए और आते ही दोनों एक साथ बोले, बॉस, क्या हुआ? आप ठीक हैं? लेकिन रघुवीर की आंखों के सामने अब भी वही मंजर घूम रहा था। उसकी माँ का लहूलुहान जिस्म, उसका पिता, उसकी चीखें और वो हैवानियत। उसने अपनी खून जैसी लाल आंखें देव और जय की तरफ घुमाई और आवाज ऐसी कि किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे किसी शैतान की। तुम लोगों ने मुझसे मेरे मॉम डैड को छीना है। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही रघुवीर ने एक ही झटके में दोनों की गर्दनें पकड़ ली और पूरी ताकत से उन्हें उठाकर सीधा दीवार से दे मारा। धड़ाम। देव और जय दोनों शॉक में आ गए। रघुवीर की आंखों में इतनी नफरत, इतना जहर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। वो दोनों खांसते हुए बोले, बॉस, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज होश में आए डॉक्टर। डॉक्टर। लेकिन रघुवीर पर अब किसी की बात का कोई असर नहीं था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो किसी शैतान ने उसके अंदर घर कर लिया हो। उसने भयानक नजरों से उन्हें घूरते हुए और भी खतरनाक लहजे में कहा, तुम दोनों को मारना होगा और उस कमीने तक पहुंचने का रास्ता भी तुम ही हो। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ और कस दी। देव और जय की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उनकी सांसें अब रुकने के करीब थीं। लेकिन तभी अचानक पीछे से हॉस्पिटल स्टाफ ने रघुवीर को कसकर पकड़ लिया। होल्ड हिम टाइट, मिस्टर आरवी को कंट्रोल करो। पीछे से 4 मेल नर्सेज और एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घसीटते हुए बिस्तर से दूर किया। रघुवीर जोर जोर से छटपटाने लगा। उसकी आंखें अब भी आग उगल रही थीं। इसी बीच डॉक्टर की आवाज गूंजी, जल्दी मिस्टर आरवी राठौर को बिस्तर पर लिटाओ, मैं इन्हें एनेस्थीसिया दे रहा हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर आरवी को बिस्तर पर लेटाओ, अस्पताल के 8-10 स्टाफ मेंबर्स पूरी ताकत लगाकर रघुवीर को खींचने लगे। लेकिन ये देखकर हर कोई शॉक था। इतनी पावर, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती थी। 4 लोग उसके दोनों हाथों को पकड़ रहे थे, 2 लोग पैरों से जूझ रहे थे, बाकी सब उसे बिस्तर तक खींचने में लगे थे, लेकिन रघुवीर अकेला उन सब पर भारी पड़ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ देव और जय, जिनकी गर्दनें अब तक दर्द में थीं, खांसते हुए उठे और खौफ से भरी नजरों से रघुवीर को देखने लगे। जय ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, बॉस की हालत तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, हमें कुछ करना ही होगा फौरन। देव ने भी सहमति में सिर हिलाया और फिर दोनों तेजी से स्टाफ के साथ मिलकर रघुवीर को कंट्रोल करने में लग गए। कई मिनटों की स्ट्रगल के बाद बड़ी मुश्किल से रघुवीर को बिस्तर पर लिटाया जा सका, लेकिन लेटते ही भी रघुवीर का शरीर तड़पता रहा। वो अब भी छटपटा रहा था, जैसे किसी पिंजरे में बंद शेर। डॉक्टर अग्रवाल, जो इस पूरे सीन को अलग नजरों से देख रहे थे, ने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत इंजेक्शन निकाला और उसे रघुवीर की बाजू में दे दिया। गिव हिम द फुल डोज, एनेस्थीसिया अभी चाहिए। इंजेक्शन लगते ही रघुवीर का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा, उसकी मसल्स रिलैक्स होने लगी और कुछ ही सेकंड्स में वो गहरी नींद में चला गया। पूरा रूम अब पूरी तरह शांत था, सिर्फ मशीनों की बीप और सबके दिल की धड़कनों की आवाज बाकी थी। रघुवीर के बेहोश होते ही देव और जय डॉक्टर अग्रवाल की तरफ मुड़े। दोनों के चेहरों पर गहरी चिंता थी। डॉक्टर, बॉस को बार बार ये क्या हो रहा है? जय की आवाज भारी थी। देव ने तुरंत पूछा, क्या ये किसी पुराने ट्रॉमा का इफेक्ट है या कुछ और? डॉक्टर अग्रवाल ने एक गहरी सांस ली और जय व देव की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, लगता है कोई हादसा या फिर किसी चीज ने मिस्टर आरवी की मेंटल कंडीशन को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बार बार बिगड़ रही है। थोड़ा रुककर उन्होंने दोनों को गौर से देखा और फिर सीधा सवाल दागा, क्या आप दोनों मुझे बता सकते हैं, आखिर कल ऐसा क्या हुआ था जिससे मिस्टर आरवी इस हालत तक पहुंच गए? ये सुनकर जय और देव एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद देव ने आगे बढ़कर जवाब दिया, डॉक्टर, दरअसल कल बॉस के छोटे भाई शिवांश पर जानलेवा हमला हुआ था और उसी के बाद से बॉस की तबीयत एकदम डाउन होती चली गई। वो इतना कहकर चुप हो गया। डॉक्टर की नज़रें अब भी सवाल कर रही थीं, लेकिन जय और देव ने जानबूझकर अरुण राज का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था, पहला, रघुवीर की परमिशन के बिना वो ये राज किसी से शेयर नहीं कर सकते थे। दूसरा, शिवांश की जान अब भी खतरे में थी। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अरुण राज के पीछे बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं और अगर ये सच बाहर आ गया तो उसका सीधा टारगेट शिवांश बनेगा। इसलिए उन्होंने सच में से सच को थोड़ा छुपा लिया। डॉक्टर अग्रवाल ने उनका जवाब सुनकर हल्के में सिर हिलाया और फिर बोले, हो सकता है कल की वही घटना उनकी ट्रॉमा मेमोरी को ट्रिगर कर गई हो। ऐसे केस में पेशेंट का दिमाग एकदम से फ्लैशबैक में चला जाता है और फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर एक गहरी सांस लेकर गंभीर लहजे में बोले, फिलहाल मैं उन्हें कुछ इंजेक्शंस दे रहा हूं ताकि उनकी हालत स्टेबल रहे। और ध्यान रखना, इनके होश में आने के बाद आप लोग कोई भी ऐसी बात मत करना जो इन्हें फिर से ट्रिगर कर दे। डॉक्टर की आवाज़ अब और भी ज़्यादा सख्त हो गई थी। इस वक्त उन्हें सिर्फ प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अगर दोबारा ऐसी कोई मानसिक हलचल हुई तो शायद अगली बार मैं भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊं। उनकी आखिरी लाइन ने जैसे वार्ड का टेम्परेचर गिरा दिया। देव और जय के चेहरे पर एक साथ चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। दोनों ने एक नज़र रघुवीर की तरफ देखा। वो बिस्तर पर शांत लेटा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे की सूजन, पसीने से भीगा माथा और चेहरे पर बनी तनाव की रेखाएं अब भी सब कुछ कह रही थीं। जय ने धीमे से फुसफुसाया, इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था बॉस को। देव की आवाज़ भी भर्राई हुई थी। अगर अगली बार वो ट्रिगर हुआ तो शायद वो खुद भी नहीं बचेगा। दोनों अभी भी रघुवीर को देखने में ही खोए हुए थे कि तभी अस्पताल का दरवाज़ा जोर से खुला। उनका ही एक आदमी हड़बड़ाया हुआ तेजी से अंदर आया। सर, उसने देव और जय की तरफ देखते हुए सांसें फुलाते हुए कहा। शिवांश सर को होश आ गया है। जैसे ही उस आदमी ने कहा, शिवांश सर को होश आ गया है, देव और जय के चेहरे पर एक साथ राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ सेकंड पहले जो चेहरे तनाव से भरे हुए थे, अब उनमें एक नई उम्मीद की चमक आ गई थी। थैंक गॉड, जय ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो फौरन उसके पास चलते हैं। देव की आवाज़ में बेसब्री साफ झलक रही थी और बिना एक पल गंवाए दोनों तेजी से वार्डरूम से बाहर निकले और हॉस्पिटल कॉरिडोर के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहां शिवांश को शिफ्ट किया गया था। रास्ते में जय ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए कहा, उसे होश तो आ गया है, लेकिन देखना ये होगा कि उसे कल रात की कुछ याद है भी या नहीं। देव की आंखों में गंभीरता लौट आई। हाँ, और अगर उसे सब याद है तो अरुण राज का सच अब सिर्फ हमारे बीच नहीं रहेगा।
हॉस्पिटल की फ्लोरल लाइटिंग के बीच दोनों की परछाइयां दीवार पर लंबी होती जा रही थी और देव और जय तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ते चले जा रहा था। दूसरी तरफ एक वीरान और सुनसान गोदाम के अंदर चारों तरफ जंग खाई पुरानी मशीनें, बिखरे हुए टायर्स और फर्श पर जगह जगह फैली तेल की गंध से पूरा माहौल अजीब और डरावना लग रहा था। संजय अपने आसपास के माहौल को देखते हुए अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए थे। उसे यूं घबराता देख उसके साथ चल रहा एक हट्टा कट्टा आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है तेरे को, अपन लोग तुझे कुछ नहीं करने वाले। लेकिन उसकी आवाज में जो ठंडापन था और उसके चेहरे पर जो अजीब सी मुस्कान तैर रही थी, वो किसी भी आम इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी थी। संजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसका गला सूखने लगा, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए उस आदमी के पीछे पीछे गोदाम के अंदर चला गया। अंदर की हवा और भी भारी थी। पुरानी मशीनों की धातु, लोहे की गंध और चुप्पी की चीख, सब कुछ एक डाक फील दे रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आदमी के सामने खड़ा किया गया, उम्र लगभग 30 से 35 के बीच। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक पहचान थी चेहरे पर पड़े टांकों के गहरे निशान, जो उसकी पूरी दाईं आंख से लेकर गाल तक फैले थे। उसका चेहरा आधा जला हुआ सा लग रहा था और हाथ में एक नुकीला, चमकदार चाकू था, जिसकी धार को वो धीरे धीरे एक जंग लगी मशीन की सतह पर रगड़ रहा था, जैसे बात करने से पहले ही किसी की खाल उतारने की तैयारी में हो। बिना ऊपर देखे ही उस आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा, क्यों रे विक्की, आज किसे लेकर आया है? उसकी आवाज में थरेक भी था, मजाक भी और सनक भी। विक्की, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, संजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई, ये सेठ है, अपन लोगों से मिलने आया था, किसी का गेम बजवाना है इसे। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी घिनौनी मुस्कान फैल गई। विक्की के जवाब पर वो आदमी जो अभी तक मशीन के ऊपर बैठा हुआ था, एक झटके से नीचे उतरा। उसकी चाल में दरिंदगी थी और नियत में लहू की प्यासी भूख। उसने चाकू को हवा में घुमाया, फिर उसके नुकीले ब्लेड को अपनी गर्दन की नजदीक ले जाकर धीरे धीरे उस पर फिराने लगा, जैसे चाकू से बातें कर रहा हो। क्यों रे सेठ, उसकी आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। किसको उड़ाने का है? जरा अपुन को भी तो बता, कौन है वो बदनसीब जो अपुन के हाथों सीधा स्वर्ग जाने वाला है? संजय के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। वो आदमी जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ता गया, संजय की सांसें फूलती गईं। उसने हल्के से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, बाप रे, ये तो देखने में ही मौत लग रहा है, ऊपर से ये जैसे मेरी तरफ आ रहा है, कहीं मुझे ही ना मार दे। उसके माथे पर पसीना छलक आया था। वो दरिंदा अब संजय के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सनक थी, चेहरा आधा अंधेरे में और आधा चाकू की चमक में चमक रहा था। वो अपना चाकू अब धीरे धीरे संजय के सामने हवा में नचाते हुए बोल रहा था, तो सेठ, बात किसी को टपकाने की है अपुन को? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मेरे इन हाथों को किसी के खून से धोए हुए। अब चाकू की धार संजय के कॉलर के पास से सरकती हुई धीरे धीरे उसकी छाती तक पहुंच गई थी। संजय अब पूरा पसीने में भीग चुका था, उसके होंठ कांप रहे थे। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने डरते हुए कहा, एक लड़का है, शायद कोई बिजनेसमैन। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे खुद उसे भी यकीन नहीं था उसने सचमुच बोल दिया। संजय की बात सुनकर उस आधे जले चेहरे वाले आदमी के होंठों पर एक ठंडी लेकिन गहरी मुस्कान फैल गई। वो अपने चाकू को हथेली पर उलट पलट करते हुए बोला, क्या बात है सेठ, लगता है तेरा कोई पुराना बिजनेस राइवल है जिसे तू अब अपने रास्ते से हटाना चाहता है। संजय ने हल्की सी सिर हिलाते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। वो आदमी हल्के से हंसा, फिर गंभीर होते हुए संजय की आंखों में घूरते हुए बोला, सेठ, विक्की ने तुझे बताया ही होगा, अपन के धंधे का उसूल क्या है? संजय ने एक सेकंड बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी जेब से एक चेक निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये 10 लाख रुपए का चेक है, काम हो जाने के बाद बाकी के 10 लाख कैश में मिलेंगे। वो आदमी चेक को एक झटके में उसके हाथ से छीनते हुए मुस्कुराया, सेठ, तू पैसे लेकर आया है और अपन तेरा काम लेकर जाएगा। फिर चाकू की धार को अपनी काली टी शर्ट पर रगड़ते हुए बोला, अब बस उस बंदे की फोटो और डिटेल दे दे, कल शाम तक वो सीधा यमराज के पास जाएगा। संजय ने हल्के पसीने को अपनी गर्दन से पोंछते हुए पैंट की पॉकेट से एक छोटा लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये सब कुछ है, इसमें उसका फोटो है, उसका नाम और पता हमें पता नहीं। संजय ने लिफाफे से फोटो निकाली और विक्की की तरफ बढ़ा दी।
विक्की ने हंसते हुए फोटो को पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रगों से खून खींच लिया हो। उसके हाथ कांपने लगे। वह आदमी, जो अब तक चाकू के साथ खेलते हुए हंसी मजाक के मूड में था, विक्की की हालत देखकर सीरियस हो गया। वो चौंकते हुए बोला, क्या हुआ रे विक्की, तेरे चेहरे की हवा क्यों उड़ गई? फिर उसने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, कौन है फोटो में, सीएम या होम मिनिस्टर, या फिर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की बीवी? इतना कहते हुए वो जोर से हंसा, लेकिन विक्की अब हंसी के मूड में नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से फोटो उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, भाई आप खुद ही देख लो। वो आदमी अब हंसते हंसते फोटो हाथ में लेता है, और जैसे ही उसकी निगाह उस फोटो पर पड़ती है, उसकी हंसी वहीं रुक जाती है। उसकी गर्दन थोड़ी पीछे खींचती है, जैसे किसी ने झटका दिया हो। उसकी आंखें फोटो पर फिक्स हो जाती हैं, चेहरे का रंग उतर चुका था। कुछ सेकंड्स तक पूरे गोदाम में एक सन्नाटा सा छा गया। संजय, जो अब तक शांत खड़ा था, थोड़ी झुंझलाहट के साथ बोला, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों हो गए? कौन है इसमें? कोई भूत है क्या? उसके इतना कहते ही उस खतरनाक गैंगस्टर ने बिना एक सेकंड गंवाए अपना चाकू साइड में फेंका, और अगली ही पल एक जोरदार थप्पड़ संजय के चेहरे पर पड़ा। धप! थप्पड़ की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। संजय लड़खड़ाता हुआ सीधा जमीन पर गिर पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे, मुझे उस आदमी की सुपारी देने की? क्या तू जिंदा नहीं रहना चाहता, या फिर हमें ही मौत के मुंह में भेजने आया है? उसके चेहरे पर अब डरावनी आग थी, आंखें लाल और आवाज में जहर। संजय जमीन पर पड़ा, सदमे और डर में उस पर घूरता रह गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उस गैंगस्टर ने अपनी जेब से वो 10 लाख का चेक निकाला और पूरी ताकत से संजय के मुंह पर फेंकते हुए गर्जा, ले, ये अपना चेक वापस ले और यहाँ से निकल जा। और याद रख, अगली बार इस गोदाम के आसपास भी दिखा ना, तो तेरा मुंह नहीं मिलेगा पहचानने के लिए। संजय उठने की कोशिश करता रहा, कांपते हुए, हकलाते हुए बोला, बात क्या है? इतना डर क्यों रहे हो उस इंसान से? वो तो बस एक बिजनेसमैन है, नॉर्मल सा आदमी। इतना सुनते ही उस गैंगस्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साले! गुस्से में उसने एक लात संजय के पेट में मारी। धप! संजय दर्द से तड़प उठा। उसने संजय के कॉलर को पकड़ा और उसे जमीन से उठाकर अपनी आंखों के सामने लाते हुए गुर्राया, मामूली लगता है तुझे? तुझे पता भी है किसकी फोटो लेकर आया है तू? संजय कुछ बोल नहीं पाया, बस गर्दन हिला दी। उस गैंगस्टर ने दांत पीसते हुए फनकारा, जिसे तू मामूली बिजनेसमैन समझ रहा है, वो आरवी राठौर, ब्लैक ईगल है वो। पूरा अंडरवर्ल्ड उसका नाम लेकर कांपता है। अगर हमारी परछाई भी उसके पास पहुंच गई ना, तो वो हमें जिंदा ही दफन कर देगा। वो एक नहीं, 100 के बराबर है। अकेले ही गैंगस्टर, कातिल और खुद सिस्टम है। गोदाम में सन्नाटा छा गया। संजय ने जैसे ही ब्लैक ईगल आरवी राठौर का नाम सुना, उसकी रगों में खून जैसे जम गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था, पूरा शरीर डर से थर थर कांपने लगा। ओह गॉड! उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, मेरे बॉस ने किससे पंगा ले लिया? उधर वो गैंगस्टर अब और भी भड़का हुआ था। उसने संजय को धक्का मारते हुए जमीन पर फेंका और गुर्राया, साले, यहाँ आने से पहले न्यूज़ नहीं देखी थी क्या? एमएलए अरुण राज वाला कांड। संजय कुछ बोलने ही वाला था कि उसने खुद ही जवाब थोप दिया। उसका पूरा खानदान उड़ा दिया गया। और जानता है किसने? उसकी आंखों में खून उतर आया था। ब्लैक ईगल ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भाई को टारगेट किया गया था। आरवी राठौर। उसका नाम लेते ही उसकी आवाज और भारी हो गई। उसने अरुण राज और उसके पूरे खानदान को गली गली में ढूंढकर मारा। और अब न्यूज़ में क्या दिखाएंगे जानता है? कि उसके पूरे परिवार ने किसी कारण से सुसाइड कर लिया। सच कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो कुछ सेकंड रुका और फिर चीख पड़ा, अब दफा हो यहाँ से और ये फोटो वापस लेकर निकल जा, वरना तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि पहचानना भी नामुमकिन होगा। दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना, वरना तू भी उसी न्यूज़ में होगा। बिजनेसमैन दिग्विजय शेखावत के असिस्टेंट संजय का मिस्ट्री डेथ केस। उस आदमी की धमकी सुनते ही संजय की रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे, चेहरा पसीने से भीग गया। वो बिना एक पल गंवाए जमीन से चेक उठाया और लड़खड़ाते कदमों से वहां से निकल गया। गोडाउन से बाहर निकलते हुए भी उसके दिल की धड़कन जैसे सीने फाड़ देने को थी। हाथ कांप रहे थे, माथे से बहता पसीना वो बार बार अपने रुमाल से पोंछ रहा था। ये बॉस ने आखिर पंगा किससे ले लिया है? उसने घबराई हुई आवाज में खुद से ही बुदबुदाया।
अगर आरवी राठौर को पता चल गया कि किसी ने उसकी सुपारी देने की कोशिश की है तो वो बॉस को भी अरुण राज की तरह खत्म कर देगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक डर था, आरवी राठौर का नाम और उसकी क्रूर सच्चाई। वो तेजी से अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करते ही सीधे निकल पड़ा शेखावत टेक्सटाइल की तरफ। मुझे तुरंत बॉस से बात करनी होगी, उन्हें मिस बजाज से दूर रहना ही होगा, वरना अगला नाम न्यूज़ में उनका ही होगा। उसके चेहरे की घबराहट अब भी खत्म नहीं हुई थी और उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। आरवी राठौर से पंगा लेना मतलब खुद अपनी कब्र खोदना। सिटी हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड। जैसे ही शिवांश की आंखें खुली, सामने जय और देव का मुस्कुराता चेहरा दिखा, पर उस मुस्कान में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी। शिवांश ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी और कमरे के चारों तरफ देखा, पर वो चेहरा जिसे वो सबसे पहले देखना चाहता था, भैया रघुवीर, कहीं नजर नहीं आया। अचानक उसकी आवाज चिंता में डूब गई। भैया कहाँ हैं? उसके सवाल के साथ ही जय और देव की मुस्कान जैसे पिघल गई। चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो जवाब से ज्यादा डरावनी होती है। शिवांश की सांसें तेज हो गईं, उसका गला सूखने लगा। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो गए? प्लीज बताएं ना, भैया कहाँ हैं? जय ने थोड़ा पास आकर उसे सुझाने की कोशिश की। शिवांश, अभी तुम होश में आए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन शिवांश अब एक पल के लिए भी शांत नहीं था। उसने झटके से उठने की कोशिश की और डरे हुए लहजे में कहा, क्या उन्हें दोबारा ट्रॉमा अटैक आया है ना? बताए। अब उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था और जय और देव की चुप्पी ने उस डर को और भी गहरा बना दिया। शिवांश अपने भाई की हालत को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो पहले भी कई बार अपने भाई को इसी तरह टूटते और बिखरते हुए देख चुका था, इसलिए उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनकर उसके भाई पर क्या गुजरी होगी। ये बात दिमाग में आते ही उसने तुरंत देव और जय की तरफ देखा और तेज लेकिन कंट्रोल टोन में बोला, मुझे अभी के अभी भैया के पास ले चलो। जय ने हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। शिवांश, अभी बॉस की हालत ठीक नहीं है, वो किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। इस वक्त तुम्हें उनके पास ले जाना रिस्की होगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शिवांश ने उसे गुस्से से घूरते हुए बीच में ही काट दिया। मैंने कहा ना, मुझे उनके पास जाना है। इतना कहते हुए वो बेड से उठने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ में लगी सलाइन की परवाह किए बिना उसने उसे खींचने की कोशिश की और दूसरे हाथ से शरीर में लगे बाकी मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी हटाने लगा। ये देखकर देव और जय दोनों घबरा गए। वो तुरंत आगे बढ़े और उसे रोकते हुए बोले, शिवांश, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन शिवांश ने उनकी एक न सुनी और चीखते हुए कहा, मुझे अभी के अभी अपने भाई से मिलना है। जय ने एक गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा, फिर शांत लहजे में कहा, ठीक है, तुम शांत रहो, बैठो, मैं बॉस को लेकर आता हूँ। इतना कहकर जय वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवांश ने खुद को थोड़ा काबू में किया और धीमे धीमे नॉर्मल होने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों बाद जय कुछ लोगों के साथ रघुवीर का बैग खींचता हुआ रूम में लेकर आया। रघुवीर की हालत देखकर शिवांश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी आंखों में बिना किसी कंट्रोल के आंसू आ गए। रघुवीर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और उसके हाथ पैरों से लेकर पूरे शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे। कुछ जख्म ऐसे थे जिनसे अब भी ताज़ा खून रिस रहा था। शिवांश ये सब देख नहीं पाया, उसकी आंखें नम हो गईं। वो लड़खड़ाते हुए बेड के पास गया और कांपते हाथों से रघुवीर को छूने ही वाला था कि तभी अचानक एक लड़की तेज गुस्से भरे कदमों से सीधे हॉस्पिटल वार्ड के अंदर घुस आई। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि रूम में मौजूद हर कोई एक पल के लिए चौंक गया और अगले ही पल सभी ने रिफ्लेक्स में अपनी अपनी गन निकाली और उस लड़की पर पॉइंट कर दी। पर जैसे ही जय ने उस लड़की का चेहरा देखा, वो वहीं रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो हैरान होकर बोल पड़ा, मिस बजाज, आप? और इतना कहते ही जय ने अपनी गन नीचे कर ली। उसे देखकर बाकी सभी लोगों ने भी बिना देर किए अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर दी। लेकिन सिया की नज़रें उन पर थीं ही नहीं। उसकी आंखें तो बस रघुवीर पर टिकी हुई थीं। उस नज़र में दर्द भी था और रघुवीर के लिए गुस्सा भी, बहुत तीखा गुस्सा। वो बिना किसी को नोटिस किए सीधी रघुवीर के बैग के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्ला उठी, रघुवीर सिंह राठौर। उसकी आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या के बाद भी तुम ऐसे बेफिक्र कैसे सो सकते हो? सिया की आंखें आरवी के चेहरे पर ही टिकी रहीं।
उसकी हालत देखकर वो एक पल के लिए जरूर ठिठकी, लेकिन अपनी नाराजगी उसने चेहरे से उतरने नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ शिवांश तो हैरानी में बस सिया को ही देखे जा रहा था। वो इस लड़की को आज तीसरी बार देख रहा था और हर बार ये उसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगी थी। शिवांश खुद से बड़बड़ाया, ये वही लड़की है ना जिसने उस दिन भैया को थप्पड़ मारा था, और फिर हमारे कॉलेज के बाहर भैया ने इसे सबके सामने किस किया था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो अब भी कंफ्यूजन में ही था कि तभी जय तेजी से आगे आया और सिया को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मैम प्लीज आप। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सिया ने हाथ उठाकर उसे काटते हुए ठंडी और सख्त आवाज में कहा, डोंट, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। फिर उसने अपनी जलती हुई नज़र रघुवीर पर डाली जो अब भी बेहोश पड़ा था, और गुस्से से कहा, और वैसे भी मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे बॉस से जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि वो इतना क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस रघुवीर को मैं जानती थी वो बिल्कुल अलग था, जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता था, जो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता था। लेकिन ये आदमी जो दर्जनों लोगों को खत्म करने के बाद भी ऐसे चैन की नींद सो रहा है, ये तो कोई और ही है। ये इंसान नहीं, एक दरिंदा है। सिया की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी उतर आए थे। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन दर्द उसकी हर बात में छलक रहा था। शिवांश तो सिया की बातें सुनकर पूरी तरह चौंक गया। उसे अब यकीन हो चला था कि इस लड़की और उसके भैया के बीच कुछ बहुत गहरा था, कोई ऐसा कनेक्शन जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना। देव और जय भी हैरान थे, लेकिन कल की बातचीत के कुछ हिस्सों ने उन्हें यह एहसास जरूर करा दिया था कि आरवी और सिया का रिश्ता सिर्फ एक मुलाकात या झगड़े से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा था। एक बार फिर देव और जय ने सिया को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन सिया की आंखों में जो आग थी वो इतनी खतरनाक थी कि दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने एक नज़र रघुवीर पर डाली, फिर सिया की जलती आंखों में देखा और चुपचाप पीछे हट गए। अब सिया अकेली खड़ी थी आरवी के बैग के पास। उसकी आंखों में बीते 7 सालों की पीड़ा उतर आई थी, वो तकलीफ जो शायद किसी को दिखी ही नहीं थी। तुम जानते हो आरवी, सिया की आवाज़ कांप रही थी, मैंने तुम्हें हमेशा एक ऐसा इंसान माना जो कानून को सबसे ऊपर रखता है। वो लड़का जो हमेशा कहा करता था, सिया अगर सिस्टम से लड़ना है तो हमें उसके अंदर जाना होगा। ... आज वही लड़का खुद कानून को अपने पैरों तले कुचल चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब भी रुकी नहीं थी। उधर जैसे ही उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी, रघुवीर की उंगलियों में एनेस्थीसिया के असर के बावजूद एक हल्की सी हरकत हुई। शायद उसका जख्मी ज़मीर सिया की आवाज़ पहचान गया था, लेकिन सिया अब भी रुकी नहीं। उसकी आंखें अब सीधे आरवी के चेहरे पर थीं। मुझे लगता था रघुवीर कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कल तुम्हें जिस रूप में देखा ... तो लगा शायद मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाई। उसकी आवाज़ टूटने लगी थी। आखिर क्या है तुम्हारा असली चेहरा रघुवीर? वो जो तुम मेरे सामने दिखाते थे, या वो जो तुमने कल सबको दिखाया, एक बेरहम जल्लाद जिसके अंदर न दिल है, न इंसानियत और न कोई भावना। इतना सब कहने के बाद भी जब सिया ने देखा कि रघुवीर अब भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा, तो उसकी आंखों में एक हल्की सी नफरत की परछाई उतर आई। वो एक पल के लिए रुकी, फिर झुकी और रघुवीर के चेहरे के बेहद करीब जाकर धीमे लेकिन कड़वे लहजे में फुसफुसाई, ठीक है रघुवीर, अगर तुम आंखें खोलकर मेरा सामना नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, लेकिन इस बार कोर्ट में। उसकी आवाज़ अब बेहद सख्त हो चुकी थी। मैंने तुम्हारे खिलाफ PIL फाइल की है, अरुण राज और उसके पूरे परिवार की हत्या के लिए। अब तुम देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स की नज़रों में बस एक मर्डर हो, और मैं खुद कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी, राघवीर सिंह राठौर। सिया की बातें सुनकर पूरा कमरा एक पल के लिए साइलेंट हो गया। देव और जय की आंखें आपस में मिलीं। एक दूसरे को देखकर वो समझ गई कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। उधर शिवांश अब भी हैरानी में था। सिया की बातें सुनकर उसके दिल दिमाग में जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी हो। मुझे तो लगता था भैया इस लड़की को जानते भी नहीं, वो सोचने लगा। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन अब लग रहा है कि भैया की हर लड़की से दूरी की वजह शायद यही थी। अब तक जो उसे बस एक अजीब सी संयोग लगती थी, अब वो एक अधूरी टूटी हुई लव स्टोरी का सच बनती जा रही थी।
उसे अब ये भी एहसास हो रहा था कि उसके भैया, जो हमेशा लड़कियों से दूर रहते थे, जो अपने काम के सिवा कुछ सोचते भी नहीं थे, वो कभी किसी और के नहीं हो पाए, शायद इसलिए क्योंकि उनका दिल कभी इस एक लड़की के पास छूट गया था। लेकिन अब सिया की बातों ने ये भी साफ कर दिया था, जो रिश्ता कभी उनके बीच था, वो अब सिर्फ एक जंग बनकर रह गया है। जहां शिवांश अपने इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं सिया की तीखी बातों का असर अब साफ रघुवीर की पलकों पर दिखाई देने लगा था। उनमें हलचल तेज हो गई थी। सिया ने बिना किसी हिचक के अपनी जेब से कागजों का एक सेट निकाला और उन्हें जय की तरफ फेंक दिया। ये PIL की कॉपी है। तुम्हारा बॉस अब कोर्ट के कटघरे में खड़ा होगा, उसने सख्ती से कहा। उसकी हालत चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। नो एक्सेप्शंस। जय सन रह गया। उसने वो कागज अपने हाथ में थाम लिए, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि सच में ऐसा कुछ हुआ है। उसकी आंखें तेजी से उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगीं। उधर सिया की इन बातों का असर रघुवीर के शरीर पर और भी गहराने लगा था। उसकी सांसें अब और ज्यादा तेज और गहरी हो रही थी, जैसे उसके अंदर कोई भयंकर तूफान उठ रहा हो। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वो आंखें देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर की आंखें इस वक्त किसी इंसान की नहीं, किसी खून प्यासे जानवर की लग रही थी, सुर्ख लाल, गुस्से से भरी, डरावनी। शिवांश और सिया दोनों ही एक पल के लिए पीछे हट गए। उन्होंने कभी भी रघुवीर को इस रूप में नहीं देखा था। देव और जय तो कुछ और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने खुद डॉक्टर को उसे एनेस्थीसिया का फुल डोज देते देखा था। ये कैसे पॉसिबल है? जय खुद से बड़बड़ाया। उन्हें क्या पता था, पिछले 7 सालों से हर रात रघुवीर खुद को सुलाने के लिए न जाने कितनी दवाएं और इंजेक्शन लेता था, लेकिन फिर भी वो एक सुकून भरी नींद कभी नहीं सो पाया। अब तो हालत ये हो गई थी कि इन दवाइयों का असर भी उस पर बस कुछ मिनटों तक ही रह पाता था। उसके शरीर ने जैसे अब दर्द और बेहोशी दोनों को पहचानना ही बंद कर दिया था। रघुवीर की आंखें खुलती देख जय ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे पीछे से रघुवीर की जानी पहचानी भारी आवाज सुनाई दी। सिया, तुम यहाँ। जय वहीं रुक गया। क्या? आरवी ने सिया को पहचान लिया। वो हैरान था, क्योंकि कल शाम से ही आरवी की हालत काफी खराब थी। उसे जब से ट्रॉमा अटैक आया था, तब से वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि खुद जय और देव को भी नहीं। डॉक्टर्स ने साफ कहा था उसकी मानसिक स्थिति बेहद डिस्टर्ब है। कुछ देर पहले तक तो वो इतने हिंसक हो गया था कि हॉस्पिटल स्टाफ को उसे सेडेट करना पड़ा था। और अब उसने होश में आते ही सीधा सिया का नाम लिया। जय की हैरानी बढ़ती जा रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? अभी कुछ घंटे पहले तो। उधर रघुवीर की आवाज सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा और उसी तीखे तेवर में जवाब दिया। हाँ, मैं। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा था कौन होगा? रघुवीर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सिया ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वो झुकी, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और शब्दों के जरिए सीधा वार किया। तो आखिरकार तुम जाग ही गए, रघुवीर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओ सॉरी, द ग्रेट रघुवीर सिंह राठौर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। या फिर कहूँ, हत्यारा और बेरहम दरिंदा आरवी राठौर। उसकी ये बात कहते ही कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। हर किसी ने एक पल को सांस रोक ली, लेकिन सिया यहाँ थमने वाली नहीं थी। वो कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद फिर बोली आवाज में वही आग और वही ठंडा गुस्सा। अच्छा हुआ तुम जाग गए, क्योंकि अब बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए कोर्ट तक ले जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे हर एक गुनाह का हिसाब दिलवा कर रहूंगी। सी यू इन कोर्ट, मिस्टर आरवी राठौर। इतना कहकर वो पलटी जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से रघुवीर की आवाज तीर की तरह कमरे में गूंजी। ओह, तो मिस सिया बजाज मुझे ये बताने आई हैं कि वो मुझे कोर्ट तक घसीट कर ले जाने वाली हैं। उसकी आवाज में एक खतरनाक तंज था, एक ऐसी चमक उसकी आंखों में थी जो किसी आम इंसान में नहीं होती। उसके लहजे ने सब कुछ बदल दिया था। जय, देव और शिवांश तीनों के शरीर में एक साथ कपकपी दौड़ गई। रघुवीर की आंखों में जो डरावनी चमक थी, वो किसी भी हद को पार कर सकती थी। सिया का कदम वहीं रुक गया। उसका शरीर जैसे एक पल को जड़ हो गया था। उधर रघुवीर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका हर मूवमेंट ठंडा लेकिन जानलेवा था। वो धीमी चाल से सिया की तरफ बढ़ा। देव और जय की आंखों में अब फिक्र साफ थी। आरवी कहीं कुछ कर न बैठे। सिया अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल। और तभी रघुवीर सिया के पास पहुंचा और एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में देखते हुए बेहद ठंडी, बेहद डार्क टोन में बोला, स्वीट हार्ट,
तुम फिर गलती कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आरवी राठौर के खिलाफ जाने की किसी कोर्ट के जज की हैसियत नहीं है। वो एक कदम और करीब आया। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था और गहराई से निकली एक खामोश धमकी। आरवी राठौर को सजा सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, आरवी राठौर खुद। कमरे की दीवारें जैसे कांप गई हों, और उस पल आरवी की मौजूदगी किसी क्रिमिनल से ज्यादा किसी सिस्टम से बाहर के राक्षस की तरह लग रही थी। रघुवीर अपनी सारी बातें कहते हुए लगातार सिया को घूरता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी, पागलपन, गुस्सा और एक खतरनाक जुनून। उधर उसकी बातें सुनते ही सिया की आंखों में भी गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और तरते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ मिस्टर आरवी राठौर, तुम्हारी ये अकड़ कितने दिन और टिकती है। अगर मैंने इसे अपने पैरों तले कुचल कर तुम्हें जेल नहीं भेजा तो मेरा नाम भी सिया बजाज नहीं। माइंड इट। इतना कहकर उसने एक स्टाइलिश चुटकी बजाई, जैसे किसी वॉर की घोषणा कर रही हो, और वहां से पलटने लगी। लेकिन वो अभी कदम भर ही बढ़ा पाई थी कि पीछे से रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिया सीधा उसके सीने से आ टकराए। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में वही ज्वाला। गुस्से से उसने रघुवीर को घूरा और कहा, यू। लेकिन वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही रघुवीर ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। शश। उसकी आवाज अब धीमी मगर सुलगती हुई थी। स्वीट हार्ट, आज तुम ठीक वैसी ही हो जैसी मैं तुम्हें 7 साल पहले देखना चाहता था। जस्ट लाइक माई वाइल्ड कैट। और तुम्हारा ये अवतार मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद आ रहा है। एक सेकंड की खामोशी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया रंग था, कड़कता हुआ लहजा। लेकिन अगर अब भी तुम आरवी राठौर के खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तो यकीन मानो सिया, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। एंड आई सीरियसली डोंट वांना हर्ट यू बिकॉज स्वीट हार्ट, तुम आरवी राठौर की होने वाली क्वीन हो। उसकी आखिरी लाइन हवा में ऐसे तैरी जैसे किसी शह और मात की धमकी। रघुवीर अपनी बात कहते कहते अब सिया के चेहरे के बेहद करीब था। इतना करीब कि सिया को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर काबू पाया। सिया ने एक झटके में रघुवीर को खुद से दूर धकेला और गुस्से से भरी आवाज में कहा, जस्ट शट अप मिस्टर आरवी राठौर। मुझे तुम्हारी क्वीन बनने का कोई शौक नहीं है और न ही कभी था। और रही बात तुम्हारे अगेंस्ट जाने की, उद्धरण चिन्ह ... तो याद रखो, मैं तुम्हें सजा दिलाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें घसीटकर सुप्रीम कोर्ट क्यों न ले जाना पड़े। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि सच की भूख और न्याय का जुनून तैर रहा था। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ आरवी, मैं तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की कीमत चुकवा कर रहूंगी। एक पल को रघुवीर की आंखों में गुस्सा तैर उठा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर वो खास मुस्कान आ गई, वही तिरछी, डार्क और एविल स्माइल। वो सिया की आंखों में गहराई से देखकर बोला, आई एम एक्सेप्टेड योर चैलेंज माई स्वीट हार्ट। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम आरवी राठौर को कैसे गिरा पाती हो। उसकी आवाज में एक क्रूर शांति थी, जैसे शेर अपने शिकारी को घूर रहा हो। सिया ने उसकी वो तिरछी मुस्कान देखी और उसका गुस्सा फिर से उबाल पर आ गया। वो एक तीखी नजर डालते हुए पलटी और जाते जाते पीछे से कहा, ठीक है मिस्टर आरवी राठौर, अब अपने बाकी बचे दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने वाली है। जस्ट वेट फॉर द डे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी एड़ी की टक टक अब पूरे कमरे में गूंज रही थी, हर कदम जैसे किसी जंग का ऐलान हो। रघुवीर अपनी जगह खड़ा था, उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी तिरछी डार्क मुस्कान थी जो उसके होंठों पर फैलती जा रही थी। वो सिया को जाते हुए देखता रहा, फिर बेहद ठंडी लेकिन इंटेंस टोन में बड़बड़ाया, इंटरेस्टिंग स्वीट हार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक योर दिस एटीट्यूड। उसकी आंखों में जुनून की लपटें थीं और चेहरे पर एक ऐसा सुकून जैसे उसने अपना खेल शुरू कर दिया हो। आखिर रघुवीर सिंह राठौर की रानी को ऐसा ही होना चाहिए। फिर उसने अपनी उंगलियां पीछे बांधी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ देखा। फायर से खेलना उसे आता है जो खुद जलना जानता हो। वेलकम टू माई वॉर स्वीट हार्ट।